Let's continue chapter number 1. Today we will discuss about the arena of Cold War. Arena means a area of concert or a ring. मतलब जहाँ पे हम रेसलिंग वगैरह करते हैं ऐसा कोई एरिया जिसमें चारों तरफ सीट्स होती हैं और बीच में एक एरिया होता है जहाँ प्ले किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो रेसलिंग का एरिया होता है उसमें रूल रेगुलेशंस के साथ हम गेम प्ले करते हैं। तो कोल्ड वॉर भी एक ऐसा ही एरेना था जहाँ पे रूल रेगुलेशंस के साथ आगे बढ़ा गया, उन्हें क्रॉस नहीं किया गया, लिमिट्स में रह के सारे वर्क किए गए। द Cuban Missile Crisis that we begin this chapter with was one of the several crises that occurred during the Cold War. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ऐसे बहुत सारे क्राइसिस हमने और भी पढ़ने हैं, पर इस चैप्टर में हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। द कोल्ड वॉर वॉज ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वॉर्स। कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में बहुत सारी शूटिंग वॉर्स भी हुई थी। ओके, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट to note that these crises and wars did not lead to another world war. लेकिन सबकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इस दौरान कोई भी थर्ड वर्ल्ड वॉर वाला सीन क्रिएट नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। द टू सुपर पावर्स वर पोजिंग फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया। ऐसा नहीं है कि वो लोग लड़ाई नहीं हुई है, की है, पर इनडायरेक्ट वे में की है। जैसे कोरिया में हुई थी 1950 से 53 के बीच में, बर्लिन में 1958 से 62 के बीच में, एंड कॉन्गो जो कि 1960s में ही वाइंड अप हो गई थी। ओके, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और यहाँ क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे। नेम सम शूटिंग वॉर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। ओके, कोल्ड वॉर एरा के दौरान होने वाली शूटिंग वॉर्स के नेम बताइए। तो कोरिया से लेके और आपका 1960s तक इसका आंसर है। ओके, आगे बता रखा है एंड इन सेवरल अदर प्लेसेस। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे शूटिंग वॉर्स और भी हुई थी। क्राइसिस डीपेंड एज नाइदर और ऑफ द पार्टीज इवॉल्व वॉज विलिंग टू बैक डाउन। भाई अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, दो सुपर पावर आमने सामने खड़ी है तो कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता है, कोई भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता। When we talk about arena of Cold War, जब हम कोल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं, we refer therefore to arena where crisis and war occurred and threatened to occur between the alliance system, but did not क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। तो कोल्ड वॉर के दौरान ऐसा नहीं है कि वॉर नहीं हो रही है, वॉर तो हो रही है, कॉन्टीन्यूसली हो रही है, पर सब क्या कर रहे हैं, अपने रूल रेगुलेशंस के अंतर्गत रह के वर्क कर रहे हैं, कोई भी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहा है। अ ग्रेट मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन सम ऑफ दीज अरेना लाइक कोरिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान। इन वॉर्स में, इन अरेनाज में रेसलिंग हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है सामने वाले को चोट तो पहुंचेगी, तो नुकसान तो हुआ है कोरिया के, वियतनाम के और अफ़गानिस्तान के अरेनाज में। लेकिन जो वर्ल्ड है वो न्यूक्लियर वॉर या कह सकते हैं ग्लोबल वॉर से बच गया। न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं हुआ, पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं था। इन सम केसेस ह्यूज मिलिट्री बिल्ट अप वर रिपोर्टेड। बहुत सारी बड़ी बड़ी मिलिट्री ट्रुप्स बने भी हैं और ख़त्म भी हुए हैं। इन मैनी केसेस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपर पावर्स कुड नॉट बी सस्टेन एंड कंट्रीब्यूटेड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग। ये बात भी सही है कि यूएसए और यूएसएसआर का कम्युनिकेशन जो सिस्टम था आपस में, कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही मिसकैलकुलेशन हुई और वेपन्स बनते ही चले गए। इतने सारे वेपन्स, इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनने का कारण केवल एक ही था कि यूएसए और यूएसएसआर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में पहले आप एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। राइट अबाउट नैम्स रोल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। नैम का रोल बताना है आपको कि कोल्ड वॉर एरा में नैम का क्या रोल रहा था।
समटाइम्स कंट्रीज़ आउटसाइड द टू ब्लॉक्स फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार हमें ऐसा दिखाई दिया कि कोल्ड वॉर के दौरान बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो दोनों में से किसी के भी साइड में नहीं थी, ना यूएसए की साइड में थी और ना ही यूएसएसआर की साइड में थी। जैसे कि नैम कंट्रीज़ प्लेड अ रोल इन द रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड अवेटिंग सम ग्रेव क्राइसिस। तो यहाँ आपका आंसर आपका शुरू होगा। ओके, तो यहाँ ये बता रहा है कि द से लेके आंसर स्टार्ट करेंगे और दूसरे पेज तक आपका आंसर जाएगा कि जो नैम कंट्रीज़ थी ना, उन्होंने क्या किया था, नैम कंट्रीज़ ने कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर ही बने रहने दिया, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने नहीं दिया, कोई भी बड़ी सिचुएशन क्रिएट होने ही नहीं दी। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो कि नैम के लीडर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कॉन्गोज। अब कॉन्गो वॉर जो हुई थी उसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू मतलब नैम ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर फिनिश होगा। इन द कॉन्गो क्राइसिस द यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ की मीडिएटर रोल। कॉन्गो क्राइसिस में जो यूएन की जनरल सेक्रेटरी थी उन्होंने मीडिएटिंग का काम किया, मतलब दोनों के बीच बचाव का कारण किया, झगड़े को बढ़ने नहीं दिया। बाय एंड लार्ज इट वॉज रियलाइजेशन ऑन अ सुपर पावर्स पार्ट दैट, धीरे धीरे दोनों सुपर पावर को ये रियलाइज़ होने लगा कि वॉर जो है बाय ऑल मीन्स, चाहे वो किसी भी कारण से हो रही हो, शुड बी अवॉइडेड। उसको अवॉइड करना सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। दैट मेड दैम एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिवली इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। और ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम वॉर को अवॉइड करें, यही रिस्पॉन्सिबल तरीका है, यही आगे बढ़ने का तरीका है। एज द कोल्ड वॉर रोल्ड फ्रॉम वन अरेना टू द अनदर द लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट वॉज इंक्रीजिंगली एविडेंट। जैसे जैसे अरेनाज बढ़ते गए, मतलब कभी कहीं शूटिंग वॉर हो रही है, कभी कहीं शूटिंग वॉर हो रही है, तो जो सुपर पावर्स थी उनकी मतलब ये क्लियर हो गया माइंड में कि काम रहना बहुत ज़रूरी है। ये लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट मतलब काम रहने का जो तरीका है वो क्या है, काफ़ी अच्छा है, ये एविडेंट था, ये क्लियर था उनको। However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, ऐसा भी नहीं कि कोल्ड वॉर में दोनों के बीच में जो मनमुटाव था वो ख़त्म हो गया, उनके बीच की जो राइवलरीज थी, दुश्मनी थी, वो तो बरकरार रही। म्यूचुअल सस्पेंशंस लेड बाय दैम टू द आर्म देमसेल्फ टू द टीथ, और यही कारण था कि उनके आर्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, मतलब वेपन्स वो सामने वाले की मिस कैलकुलेशन की वजह से, अगर सामने वाले ने बोला किसी स्पाई ने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि 100 बनाए हैं, तो दूसरी तरफ जो राइवलरी है वो क्या करेगा, कोशिश करेगा 110 या 120 वेपन बना के तैयार रखें। एंड टू द कंसल्टेटिंग प्रिपेयर फॉर, और ये कर क्यों रहे हैं, वॉर के लिए तैयार रहने के लिए। ह्यूज स्टॉक ऑफ आर्म्स वर्क कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट वॉर फ्रॉम द टेकिंग प्लेस। वो सोच रहे हैं कि जितने ज़्यादा वेपन हमारे पास होंगे उतने हम वॉर से बचे रहेंगे, कि सामने वाला कभी कोशिश ही नहीं कर पाएगा हम पे वॉर करने की, हम पे अटैक करने की। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि ये मिस कैलकुलेशंस थी सिर्फ। द टू साइड्स अंडरस्टैंड दैट द वॉर माइट ऑक्योर इन स्पाइट ऑफ द रेस्ट्रेंट। दोनों साइड ये समझते थे कि काम रहना, वॉर ना करना कितना इम्पोर्टेंट है। नाइदर साइड माइट मिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन पॉजिटिव ऑफ द अदर साइड। दोनों ही साइड्स अपने अपनी तरफ से क्या कर रहे थे, मिस कैलकुलेशन कर रहे थे, वेपन्स की गलत कैलकुलेशन कर रहे थे कि सामने वाले के पास शायद इतने वेपन्स होंगे। बिसाइड्स व्हाट इफ़ देयर वॉज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ये चीज़ें तो हो ही रही थी, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हो सकती थी। जैसे गलती से न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो व्हाट वुड हैपन
if someone fired off a nuclear weapon by the mistake, or a soldier mischievously shoot off a weapon deliberately to start a war, गलती से या किसी सोल्जर की इंटेंशन की वजह से अगर न्यूक्लियर वॉर गलती से दूसरी कंट्री पे छोड़ा जाता तब क्या होता। वॉट इफ़ एन एक्सीडेंट अकर्ड विद इन अ न्यूक्लियर वेपन्स, अगर ये नहीं भी किया जाता और कोई एक्सीडेंट हो जाता न्यूक्लियर वेपन्स का तब। हाउ वुड द लीडर्स ऑफ द दैट कंट्री नो वॉज एन एक्सीडेंट एंड नॉट एन एक्ट ऑफ द सेपरेट बाय द एनिमी। तो वो सामने वाले कंट्री को क्या पता चलेगा कि इंटेंशनली किया गया है, कि बाय मिस्टेकनली क्या कर दिया गया, वेपन डाला गया है, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया है। तो सामने वाले को क्या लगेगा कि ये तो इंटेंशनली फेंका गया है वेपन, एटम बॉम्ब। तो वो उसका क्या करता, ऑब्वियस सी बात है, रिप्लाई करता और वो वापस से थर्ड वर्ल्ड वॉर को इनवाइट कर देता। इन टाइम देयरफॉर द यूएस एंड द यूएसएसआर डिसाइडेड टू कैलिब्रेट इन लिमिटिंग एंड एलिमिनेटिंग सर्टेन वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स। अब दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स की पावर को तो अच्छे से जानते ही थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि कब तक ये आर्म रेस चलती रहेगी, इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और उन्होंने इसके लिए क्या किया, कई ट्रीटीज़ को साइन किया। A stable balance of the weapons they decided to could maintain through an arm control starting in the 1960s। अब ये जो आर्म ट्रीटीज़ थी, मतलब दोनों के बीच में ये ट्रीटीज़ जो साइन की गई थी, संधि जो हो गई कि ठीक है तुम भी वेपन मत बनाओ मैं भी नहीं बना रहा हूँ, तो ये कब स्टार्ट हुआ, ये 1960s में स्टार्ट हुआ। इसमें 3 मेजर ट्रीटीज़ के नेम यहाँ पे आपको दे रखे हैं। जैसा फर्स्ट इसमें है, दीज वर द एक सेकेंड, इसमें दे रखा है, देखिए, दीज 3 treaties are Limited Test Ban Treaty, Nuclear Non-Proliferation Treaty and the Anti-Ballistic Missile Treaty। इन ट्रीटीज़ के नेम को आप लोग अंडरलाइन करेंगे और इसके लिए क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे। ओके, यहाँ से लेके और आपका ट्रीटी तक आंसर है, राइट। ये तीनों ट्रीटी हैं, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे इसके लिए। नेम सम आर्म कंट्रोल ट्रीटीज़ ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ये तीनों ट्रीटी मेन है, ऐसा नहीं है इनके अलावा ट्रीटी साइन नहीं हुई है, इनके अलावा कोई टॉक्स नहीं हुए हैं, पर मेन आपको इन तीनों के नेम लर्न करने हैं, राइट। आगे दे रखा है इसमें, thereafter the superpowers held several rounds of arms limitation talks and signed several more treaties to limit their arms। इसके अलावा भी कई बार मीटिंग्स हुई हैं और भी ट्रीटीज़ साइन की गई हैं, ओके, जो आप इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल, बाय।